पुस्तक का 9वां अध्याय है आलोचक और आलोचना। आलोचना मानव जाति की स्वाभाविक प्रवृत्ति मानी जाती है। किसी वस्तु विशेष को देखकर समझदार व्यक्ति के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वह उसे जानना चाहता है और उसके गुण दोषों को समझना चाहता है। मानव की इसी वृत्ति में ही हमें आलोचना का भाव सुप्त अवस्था में विद्यमान दिखाई पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्यिक आलोचना का विकास काफ़ी बाद में हुआ। यह स्वाभाविक ही है और यह विश्वजनित सत्य है कि जिस प्रकार किसी भाषा के विकसित हो जाने पर ही उसका व्याकरण संभव है, उसी प्रकार सृजनात्मक साहित्य के अस्तित्व में आ जाने पर ही आलोचना का प्रादुर्भाव हो सकता है। आलोचना शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में अगर हम चर्चा करें तो पाएंगे कि आंग प्लस लोच प्लस ल्यूट प्लस टाप। लोच धातु का अर्थ है देखना और ल्यूट प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा बनाता है, लगाने पर लोचन शब्द बना जिसका अर्थ हुआ देखने का भाव। वहीं टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाता है और आंग का अर्थ होता है आंग सामान्यता यानी चारों ओर से। इस प्रकार हम आलोचना शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी वस्तु को चारों ओर से देखना, उसका सम्यक निरीक्षण परीक्षण करना। आलोचना के अन्य पर्याय समालोचना आदि भी इसी अर्थ के माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में आलोचना के विषय में यह धारणा प्रचलित थी कि उसमें कृति विशेष के गुण दोषों का आकलन होता है। शायद इसीलिए बहुत समय तक आलोचक कृति विशेष के गुण दोषों का विवेचन करना ही अपना दायित्व समझते रहे। इसका एक लाभ हुआ कि संस्कृत काव्य शास्त्र में गुण दोषों का विवेचन अत्यंत विशद तथा व्यवस्थित हुआ। किंतु हिंदी साहित्य की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि हिंदी में आलोचना का यह अर्थ अत्यंत सीमित ही कहा जाएगा। आज आलोचना का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो चुका है। आज उसके अंदर कृति विशेष की विशेषताओं को हम करते हैं, साथ ही उसकी उपलब्धियों को पाठक के समक्ष रखना, उसके बिंब विधान तथा सरस योजन का आस्वादन करना, हृदय पर उसकी प्रतिक्रिया का सम्यक विश्लेषण करना, उसके दोषों का निरूपण करना, अन्य कृतियों के साथ उसका मूल्यांकन करना आदि आदि कार्य करते आते हैं। आज की बात करें तो आलोचना शब्द का अर्थ है मूल्यांकन करना या फिर निर्णय देना। इसे अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्य और आलोचना का घनिष्ठ संबंध है, पर यह भी सत्य है कि इन दोनों के पारस्परिक संबंध के विषय में सभी विचारक एक मत नहीं हैं। यहाँ मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा जो अक्सर समीक्षकों के एक विशिष्ट वर्ग के बीच चर्चा में रहता है। पहला, कृति और पाठक के मध्य क्या आलोचक की मध्यस्थता की आवश्यकता है? दूसरा, क्या पाठक तुलसीदास या कालिदास का स्वयं अध्ययन नहीं कर सकता है? तीसरा, जितना समय पाठक आलोचना के अध्ययन में लगाता है उतने समय में कृति का स्वयं रसास्वादन क्यों नहीं कर लेता? खैर, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आलोचक का कार्य कृति की अनुप्राणक शक्ति, रागात्मक सौंदर्य और अभिव्यंजना कौशल का आस्वादन करना, साथ उसकी गुणता और मौलिकता को स्पष्ट करना है। अगले वीडियो पर इसी विषय पर और चर्चा करेंगे। विषय की संपूर्ण जानकारी हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला चैनल अवश्य देखें।